बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नर्व इम्पल्स के नर्व इम्पल्स क्या होता है। तो नर्व इम्पल्स जो है ये एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि ट्रैवल करता है अलोंग द न्यूरॉन, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। तो उन न्यूरॉन्स के अंदर जो पूरी की पूरी एक फीलिंग कह लें, एक फीलिंग या फिर एक सिग्नल जो कि ट्रैवल कर रहा होता है जब कोई भी पेन होती है तब, या फिर अगर कोई जो है वो सेंसेशन फील हो रही है, या आउटसाइड इन्वायरमेंट के अंदर सपोज कोई जो है वो टेम्परेचर का चेंज आया है, हीट का चेंज आया है, या फिर हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी जो है वो थिंकिंग आ रही है जो ट्रिगर कर रही है हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन को आके, या हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को, तो वो किस फॉर्म के अंदर ट्रैवल करती है, वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। यानी कि ये एक सिग्नल होता है जो डिफरेंट फीलिंग्स के सेंसेशंस के दौरान में हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है। तो नर्व इम्पल्स दो तरह की होती है। एक वो इम्पल्स होती है जो ड्यूरिंग रेस्ट होती है, जिस दौरान हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जो है वो फीलिंग या सेंसेशन ट्रैवल नहीं कर रही होती, या फिर जिस दौरान हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कोई भी इम्पल्स नहीं जा रही होती। एक हमारी नर्व इम्पल्स वो होती है जो कि रेस्ट की हालत में होती है, यानी जब हम कुछ भी फील नहीं कर रहे या हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल है, रेस्ट की हालत में है, तो उस दौरान भी एक नर्व इम्पल्स होगी। और अगर हम कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, या हमें कोई सेंसेशन या कोई कह लें कि कोई भी जो है फीलिंग या फिर कोई भी जो सिग्नल है वो हमारी बॉडी रिसीव कर रही है सेंसेशन की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, या किसी थिंकिंग के फॉर्म में, तो उसको हम कहेंगे एक्टिव या फिर एक्शन मेमोरी जो नर्व इम्पल्स होती है। तो नर्व इम्पल्स से हम आज स्टार्ट करेंगे कि क्या है और ये हमारी बॉडी में किस तरह से वर्क करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम बात करें नर्व इम्पल्स की, तो इसकी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिफाइन, ठीक है, कि इसकी डिफाइन क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हम इसको क्या कहेंगे, हमारे पास बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स क्या होती है, एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये एक सिग्नल होता है जो कि ट्रैवल करता है अलोंग नर्व फाइबर। हमारी बॉडी में आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में कितने ज़्यादा नर्व फाइबर्स हैं, मिलियंस की तादाद में हमारी बॉडी में नर्व फाइबर्स हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि हमारी बॉडी में ट्रैवल कर रहा होता है, ये ब्रेन से भी आ रहा होता है, ठीक है, ब्रेन से भी हमारे पास आ रहा है, या फिर आप कुछ फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखने के बाद आपके माइंड में कोई थिंकिंग आई है, या आपका जो हाथ है वो किसी गर्म चीज़ के ऊपर टच हुआ है और अब आपने उसको वापस उठाना है, तो वो थिंकिंग या वो सेंसेशन जो हमारे ब्रेन से ट्रैवल करती है हमारे उस बॉडी पार्ट तक जहाँ तक हमें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स का जो ट्रैवलिंग पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ये कैसे होता है। आप जानते हैं कि अगर हमने किसी भी चीज़ को चलाना है तो हमें उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि अगर हम किसी मशीन को चलाना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किसी चीज़ को यूज़ भी करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है बेसिकली इसको इलेक्ट्रिकल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये आयंस की वजह से होता है। आयंस का चेंज जो होता है या आयंस का जो आपस में ट्रांसफ़र होता है वो कॉज करता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जो बनने की वजह है वो क्या है, आयंस है। दो तरह के आयंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक को हम कहते हैं पोटाशियम आयंस और दूसरे को हम कहते हैं सोडियम आयंस। इसके अलावा भी आयंस होते हैं जैसे क्लोरीन आयंस इनऑर्गेनिक में, लेकिन हम बेसिकली जिन दो आयंस को जो है वो डिस्कस करते हैं वो है सोडियम और पोटाशियम आयंस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करने के। अब अगर देखा जाए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, तो हम कहते हैं कि ये एक पोटेंशियल की फॉर्म में होता है। पोटेंशियल हम किस चीज़ को कहते हैं, पोटेंशियल का मतलब होता है कोई भी जो है वो वजह या कोई भी रीज़न या कोई भी कॉज जो कि हमें बॉटम से अपर लेवल की तरफ ले जाए। अब पोटेंशियल किस तरह से जनरेट होता है, ये जो आयंस हैं दोनों, सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं तो हम
इस चीज़ को कहते हैं कि पोटेंशियल। हमारे पास जो है ये पोटेंशियल दो तरह से बनता है। सबसे पहले अगर हम बात करें ये पोटेंशियल कहाँ पे जनरेट होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो पोटेंशियल क्रिएट होने की जो स्पेस है वो है न्यूरॉन, और न्यूरॉन के अंदर कहाँ पे ये हो रहा होता है, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम और पोटाशियम आयंस बाहर और अंदर मौजूद होते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं तो ये एक पोटेंशियल बनाते हैं। इस पोटेंशियल को, जो कि सोडियम और पोटाशियम आयंस के आपस में ट्रैवलिंग से या आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होने से बनता है, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये किस मेम्ब्रेन का होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन पोटेंशियल को फिर हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव या फिर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, और एक को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब कोई भी इम्पल्स हमारी बॉडी रिसीव नहीं कर रही ड्यूरिंग रेस्ट जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर रही, या हमारे उस न्यूरॉन में जिसमें कोई भी इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर रही, तो उस दौरान जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जब इम्पल्स ट्रैवल करेगी तो उस दौरान बनने वाले पोटेंशियल को हम कहेंगे एक्टिव या फिर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ड्यूरिंग, इसको हम कहेंगे ये ड्यूरिंग इम्पल्स है, और जो दूसरी है वो क्या है, ड्यूरिंग रेस्ट। अब हमने दोनों का कंपैरिजन करना है कि किस तरह से दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सबसे पहले अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो सपोज ये हमारी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो हमारे न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नॉर्मली तौर पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर सोडियम आयंस भी होते हैं और पोटाशियम आयंस भी होते हैं। अब हमने देखना है कि इनसाइड और आउटसाइड ये दोनों आयंस किस तरह से एक्सचेंज होते हैं। ये इस मेम्ब्रेन की इनसाइड है और ये क्या है, आउटसाइड। किस तरह से ट्रैवल करेंगे कंपैरिजन में देखेंगे। सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं किस तरह से, कि हमारे पास रेस्टिंग के अंदर क्या कंडीशन आ रही होती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, और एक्शन के अंदर क्या चेंजिंग आ रही होती हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, तो आपको पता है कि ड्यूरिंग रेस्ट, अब ड्यूरिंग रेस्ट क्या होगा, जब कोई भी इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर रही होगी तो जो सोडियम आयंस हैं वो क्या होंगे, बाहर ज़्यादा होंगे, बाहर वाली साइड पे एज कम्पेयर टू इनसाइड। तो हम कहते हैं कि रेस्टिंग के दौरान क्या है, मोर सोडियम आउटसाइड। और कितने आउटसाइड होते हैं, 10 फोल्ड, यानी जो भी उनकी तादाद होगी उससे उसके टोटल तादाद के 10 गुना होंगे वो। और जो पोटाशियम आयंस होते हैं ड्यूरिंग रेस्ट वो 20 फोल्ड अंदर जो हैं, मोर इनसाइड। तो ये हम रेस्ट की बात करें, जब कोई भी इम्पल्स कैरी नहीं हो रही तो क्या होगा इस दौरान, कि हमारे पास जो सोडियम है वो क्या होंगे, बाहर जो है वो ज़्यादा हैं और अंदर जो है वो कम है। इसी तरह जो पोटाशियम है वो अंदर ज़्यादा हैं और बाहर क्या हैं, कम हैं। ड्यूरिंग रेस्ट की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो सोडियम का बाहर रहना और पोटाशियम का अंदर आ जाना बाहर से, ये किस चीज़ से कंट्रोल किया जाता है, ये कंट्रोल होता है विद द यूज़ ऑफ एटीपी। यानी कि इस मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे गेटवेज मौजूद होते हैं इस तरह से, जो कि क्या कर रहे होते हैं, एटीपी को यूज़ कर रहे होते हैं, और एटीपी को यूज़ करके, एनर्जी को यूज़ करके ये आयंस को चेंज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। विदाउट एटीपी यूज़ किए हुए आयंस आपस में जो है वो इंटरचेंज नहीं होते हैं, चाहे वो रेस्ट की कंडीशन है या फिर वो मूवमेंट की या इम्पल्स की कंडीशन है। तो एटीपी का यूज़ होना ये इंडिकेट करता है कि ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। सम एटीपीज जो होते हैं इस दौरान वो यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद होगा क्या, जब हमारे पास एटीपी यूज़ होगा, आफ्टर यूजिंग एटीपी हम कहते हैं कि जो सोडियम होंगे, ठीक है, क्या चीज़ होगी, जो सोडियम होंगे आफ्टर यूजिंग एटीपी, एटीपी को यूज़ करके
वो अंदर आ जाएंगे, सॉरी बाहर चले जाएंगे। तो कितने ये बाहर चले जाएंगे? 3 जो सोडियम आयंस होंगे वो बाहर चले जाएंगे, और जो पोटाशियम होंगे वो 2 पोटाशियम जो होंगे वो इनसाइड आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आता है कि सोडियम जो होते हैं वो 3 सोडियम बाहर क्यों जाते हैं और 2 सोडियम अंदर क्यों आते हैं, तो ये इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज करने के लिए इस तरह से होता है कि ये एटीपीज को यूज़ कर रहे होते हैं। एटीपी को यूज़ करने के बाद जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है इनके लिए। तो वो क्या करती है कि जब भी 2 सोडियम ने सॉरी जब भी 2 पोटाशियम ने अंदर आना होता है तो 3 सोडियम उसी टाइम जो है वो उस मेम्ब्रेन को लीव करके बाहर चले जाते हैं। फिर होता क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये मोर परमिएबल है या फिर सुपर परमिएबल है, सुपर परमिएबल है फॉर पोटाशियम। जब पोटाशियम के लिए ये सुपर परमिएबल है, इसका मतलब ये अलाउ करती है ज़्यादा पोटाशियम्स को कि वो बाहर जाएं। तो इस दौरान रेस्ट की हालत में जो पोटाशियम होते हैं वो लीव करते हैं मेम्ब्रेन को और कहाँ चले जाते हैं? आउटसाइड चले जाते हैं। और इस तरह से जब ज़्यादा कैटाइंस, मोर कैटाइंस जब लीव कर रहे होते हैं इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन को, तो जो अंदर वाला पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो मैंने यही बताया कि ड्यूरिंग रेस्ट हमारे पास जो है वो पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। और कितना नेगेटिव होता है? माइनस की फॉर्म में 0.07 वोल्ट या फिर 0. या फिर 70 मिली वोल्ट, 0.70 मिली वोल्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये था वो प्रोसेस जो रेस्टिंग के दौरान हो रहा है। रेस्ट के दौरान में ज़्यादा सोडियम आउटसाइड होते हैं और 10 फोल्ड्स होते हैं, और मोर पोटाशियम इनसाइड होते हैं, 20 फोल्ड्स होते हैं। एटीपी को यूज़ करते हैं, एटीपी को यूज़ करके जितने भी सोडियम अंदर बाकी बचे थे वो बाहर, एटीपी को यूज़ करके, और जितने भी पोटाशियम बाहर बचे थे वो सारे के सारे क्या आ जाते हैं? अंदर आ जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर मेम्ब्रेन जो है क्योंकि परमिएबल है तो मेम्ब्रेन की चाहती है कि वो अंदर से ज़्यादा नेगेटिव हो और बाहर से जो है वो पॉजिटिव हो। तो मेम्ब्रेन क्या करेगी कि वो कुछ पोटाशियम्स को फिर बाहर निकालना शुरू कर देती है। जब पोटाशियम्स बाहर निकलेंगे तो जो अंदर का इन्वायरमेंट है, क्योंकि पॉजिटिव आयंस लीव कर रहे हैं तो इस वजह से अंदर का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और बाहर वाला क्या हो जाएगा? मोर पॉजिटिव। और कितने के टाइम्स आ रहे होते हैं? 0.70 मिली वोल्ट तक ये आ रहे होते हैं ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन। अब एक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या होगा? ड्यूरिंग एक्शन हम कहते हैं कि हमारे पास इसके ऑपोजिट होगा। हमारे पास मोर जो हैं सोडियम आयंस वो आ जाएंगे इनसाइड बाय यूजिंग एनर्जी। अब जो मेम्ब्रेन पहले सोडियम के लिए इतनी ज़्यादा परमिएबल नहीं थी और पोटाशियम के लिए ज़्यादा परमिएबल थी, अब वो मेम्ब्रेन सोडियम के लिए ज़्यादा परमिएबल बन जाएगी और जो पोटाशियम होगा उसके लिए लेस। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन अब एक्शन में आ चुकी है, अब एक्टिव है। ठीक है। अब उसने इम्पल्स को कैरी करना है, तो उस मेम्ब्रेन का जितना हिस्सा इम्पल्स के अंडर होगा, यानी जितने हिस्से के ऊपर कोई सेंसेशन आ रही होती है या कोई मैसेज आ रहा होता है, उतना हिस्सा सिर्फ अपने चार्जेस को अपोजिट करेगा, वो गेट को ओपन करेगा और पोटाशियम आयंस को जो है बाहर से अंदर भेजेगा, और जो सोडियम आयंस होंगे उनको जो है वो सॉरी सोडियम आयंस को जो है इनसाइड और पोटाशियम आयंस को आउटसाइड जो है वो भेज देगा। इस पोटेंशियल को जो कि सोडियम आयंस के अंदर और पोटाशियम के बाहर जाने से बनता है, इसको हम कहते हैं एक्शन या फिर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है प्लस में, पॉजिटिव में 0.05 वोल्ट्स या फिर हम कहते हैं 0.50 मिली वोल्ट। ठीक है। और ये हमने किस दौरान कहा है? ड्यूरिंग एक्शन के दौरान में ये प्रोसीजर हो रहा होता है। अब होगा क्या स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये प्रोसीजर जो है ये भी जो है वो एटीपी को कंज्यूम कर रहा होता है, और जिस गेट के थ्रू आ रहा होता है उसको हम कहते हैं सोडियम गेट्स। ठीक है। जैसे ही सोडियम अंदर आना शुरू करेगा तो ये डिस्टर्ब कर देता है अंदर के नेगेटिव पोटेंशियल को। तो जब ये डिस्टर्ब करेगा तो कुछ जो
हम कहते हैं कि पोटाशियम है वो लीव करना शुरू कर देंगे। तो सोडियम के अंदर आने की स्पीड ज़्यादा होगी और पोटाशियम के बाहर करने की लीव करने की जो कैपेसिटी होगी वो लेस होगी, जिस वजह से मोर कैटाइंस इनसाइड होंगे। तो हम कहेंगे कि हमारे अंदर वाला जो पोटेंशियल है वो क्या बन गया है, वो पॉजिटिव है। तो इनसाइड जो होती है वो क्या हो जाएगी इस दौरान, एक्शन के दौरान में पॉजिटिव, और आउटसाइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन के लिए होगा। से फॉर एग्जांपल हमारी मेम्ब्रेन का इतना हिस्सा जो है अंडर एक्शन है, तो सबसे पहले हम बात करें तो ये क्या था, प्लस में था, पॉजिटिव था, और इनसाइड क्या थी, नेगेटिव। लेकिन अब क्योंकि इम्पल्स आ गई है तो अब चार्ज जो होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। अब जो नेगेटिव है वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो उतने रीजन के लिए अंदर आ जाएगा। और जो हमारे पास इम्पल्स होगी वो कैरी होगी। जैसे ही इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन के पास ट्रैवल करेगी या नेक्स्ट हिस्से के पास ट्रैवल करेगी, तो उसी दौरान जो पिछला होगा उसके अंदर दोबारा से पॉजिटिव आयंस, पोटाशियम आयंस जो हैं वो आएंगे, और जो चार्जेस होंगे वो अगेन रिवर्स हो जाएंगे, और हमारे पास जो इनसाइड होगी वो मोर नेगेटिव। और जो यानी कि जो सोडियम अंदर आए थे अब उन्होंने बाहर जाना, जब वो बाहर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ पोटाशियम्स अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे और हमारा जो है वो दोबारा से प्रोसीजर हो जाएगा, पहले वाला रेस्टिंग वाला। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो मतलब चार्जेस रिवर्स हो रहे होते हैं और सोडियम और पोटाशियम आयंस जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो नर्व इम्पल्स है वो कैरी हो रही है। तो रेस्टिंग और एक्शन में यही डिफरेंस है मेजर के, चार्जेस जो होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे और आफ्टर कंप्लीशन जो है वो दोबारा से पहले वाली सिचुएशन आ जाएगी। अब हम इनकी बात करें तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे, डीपोलराइज, ठीक है, और रीपोलराइज। इनके अंदर डिफरेंस क्या है, जब हमारी मेम्ब्रेन रेस्टिंग के अंदर है और हमने उसको इम्पल्स से डिस्टर्ब कर दिया, यानी हमने सोडियम आयंस को बाहर से अंदर भेज के अंदर वाले पोटेंशियल को डिस्टर्ब कर दिया है, तो उस डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं, डीपोलराइज। ठीक है, जब हमने चार्जेस रिवर्स कर दिए बिकॉज ऑफ इम्पल्स, और जब इम्पल्स ख़त्म हो गई है या नेक्स्ट न्यूरॉन के पास चली गई है, तो जो रेस्टिंग वाला पार्ट दोबारा से बनेगा उसको हम कहते हैं रीपोलराइज। तो ये डिफरेंस है। कुछ ऐसे न्यूरॉन भी हैं जिनको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, जिनके बाहर शीथ प्रेजेंट होती है और वो स्पीड के लिए यूज़ होते हैं, यानी वो इम्पल्स को स्पीड से एक दूसरे के पास आगे भेजते हैं। तो वो नोड टू नोड जो है वो ट्रैवल करवाते हैं इम्पल्स को। इस वजह से क्योंकि वो नोड टू नोड ट्रैवल करवा रहे होते हैं, तो हम इनको कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा स्पीड के साथ ट्रैवल करवा रहे होते हैं। आई होप सो कि आपको नर्व इम्पल्स का ये टॉपिक जो है ये पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इस टॉपिक को लर्न करने के बाद एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में होने चाहिए, जो आप मुझे कमेंट्स के फॉर्म में जो है वो पूछेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रीशियस टाइम।